14वीं शताब्दी भारत दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सल्तनत को दक्षिण में मदुराई तक बढ़ाया, लेकिन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सल्तनत की राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद शिफ्ट कर दी, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी गलती करी सुल्तान ने चमड़े की करेंसी यानी टोकन करेंसी जैसी मिसगाइडेड पॉलिसी लाकर। इन सभी का खामियाजा सल्तनत को भुगतना पड़ा और इनका कंट्रोल साउथ में कमजोर हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर दो भाई हरिहरा और बुक्का राय ने सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नाम का एक नया किंगडम यानी सल्तनत को स्थापित कर दिया। दक्षिण भारत के इतिहास में यहीं से संगम शासन की शुरुआत मानी जाती है। जिस दौर में विजयनगर साम्राज्य अपने आप को बढ़ा रहा था, वो तुगलक साम्राज्य का दौर था। आने वाले अगले 300 सालों में विजयनगर साम्राज्य पर अलग अलग शासकों ने दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर राज किया। उस समय विजयनगर साम्राज्य में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और यहाँ तक कि श्रीलंका का कुछ इलाका भी शामिल था। विजयनगर पर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक 4 राजवंशों का राज रहा। पहला था संगम राजवंश, उनके बाद आए सालुब शासक, तीसरे थे तुलुक। विजयनगर पर राज करने वाली आखिरी शासक अड़ाबिडु वंश के हुए। विजयनगर एम्पायर जब अपनी चरम सीमा पर था तो नॉर्थ में कृष्ण तुंगभद्रा से लेकर पूरे साउदर्न पेनिनसुला पर इस एम्पायर का राज हुआ करता था। ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11वीं सदी के बाद से ज्यादातर भारत पर मुस्लिम सल्तनतों ने ही राज किया था, और इन सभी मुस्लिम सल्तनतों के बीच में विजयनगर जैसे बड़े हिंदू किंगडम का राज करना और उसका 300 सालों तक बने रहना किसी हिस्टोरिकल अचीवमेंट से कम नहीं है। वैसे पोर्चुगीज ट्रेवलर दुआर्ते बारबोसा के हिसाब से विजयनगर एम्पायर एक हिंदू साम्राज्य होने के बावजूद भी उसमें हर धर्म के लोगों को रहने की आजादी थी। खैर, विजयनगर एम्पायर की राजधानी ईस्टर्न कर्नाटका में लोकेटेड हम्पी थी, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विजयनगर की खूबसूरती देखकर पुर्तगाल के यात्री डोमिंगो पेस ने इसकी तुलना उस दौर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली और धनी माने जाने वाले रोम से की थी। वहीं पर्शियन राजदूत अब्दुल रज्जाक को जब तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख, जो कि तैमूर लंग का बेटा भी था, उसने जब अब्दुल रज्जाक को विजयनगर भेजा तो विजयनगर की खूबसूरती को देखकर अब्दुल रज्जाक ने लिखा था कि ये एक ऐसा नगर है जैसा न आंखों ने पहले कभी देखा और न कभी इसके बराबरी के नगर के बारे में सुना। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर यात्रा का जिक्र अपनी किताब मतलब अस्सदाएं और मजमा उल बैरीन में किया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आप इसमें इस एम्पायर के 300 साल के ग्लोरियस इतिहास को जानोगे और उसके डाउनफॉल की कहानी को। हम देखेंगे कि जब नॉर्थ इंडिया पर तैमूर और बाबर आक्रमण कर रहे थे तो कैसे ही विजयनगर एम्पायर दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। ये उस विजयनगर एम्पायर की कहानी है जिसके एक राजा कृष्ण देव राय को खुद मुगल शासक बाबर अपने दौर का सबसे पावरफुल राजा बताते हैं। राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर। हरिहरा बन विजयनगर एम्पायर के पहले राजा बने। उन्होंने होयसला डायनेस्टी को अपने अंडर में लिया। हरिहरा बन के बाद बुक्का राय सन 1356 में विजयनगर एम्पायर के दूसरे राजा बने। बुक्का राय ने मदुराई डायनेस्टी को अपने अंडर में लिया और भारत के पूरे दक्षिण महाद्वीप पर राज करने लगे। विजयनगर एम्पायर के लिए सब कुछ आसान काम नहीं था। तुगलक डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत का खात्मा तो हुआ था। खात्मा होते ही दक्कन में बहमानी सल्तनत ने अपने आप को आजाद कहना शुरू कर दिया और बहमानी काफी तेजी से पावरफुल होने लगे। बहमानी इस विजयनगर एम्पायर को नॉर्थ की तरफ बढ़ने से रोकने लगे थे और ये विजयनगर एम्पायर के लिए किसी बाधा से कम नहीं थे। इन दोनों सल्तनत की तनातनी बुक्का राय के दौर में शुरू हुई जो कई सालों तक चलती रही। इन दोनों एम्पायर की लड़ाई तुंगभद्रा दोआब, कृष्ण गोदावरी डेल्टा और कोंकण को लेकर थी। तुंगभद्रा दोआब और कृष्ण गोदावरी डेल्टा की लड़ाई उपजाऊ जमीन की वजह से थी, लेकिन कोंकण की लड़ाई घोड़ों को लेकर थी क्योंकि घोड़े उस समय सेना का काफी अहम हिस्सा हुआ करते थे। बहमानीस ने नॉर्थ से आने वाले घोड़ों को ब्लॉक कर दिया और विजयनगर तक घोड़ों को पहुंचने नहीं दिया। इनकी ये लड़ाई आगे कई सालों तक चलती रही। बुक्का राय के बाद पावर में आए हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के शासन काल के दौरान में ही विजयनगर साम्राज्य और मुसलमानों के बीच जंगें हुई, जिसमें बहमानी राज्य से हरिहर द्वितीय ने बेलगांव और गोवा जीत लिया। हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम पावर में आए। देवराय प्रथम के राज्य संभालने के तुरंत बाद उनको फिरोज शाह बहमानी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें देवराय प्रथम की हार हुई और भविष्य में युद्ध न हो इसलिए देवराय को अपनी पुत्री का विवाह बहमानी सुल्तान से कराना पड़ा और दहेज के रूप में दुआओ क्षेत्र में स्थित बांकापुरा भी सुल्तान को देना पड़ा। देवराय बन के शासन काल में ही इटालियन यात्री निकोला कोंटी विजयनगर यात्रा करने आए थे। देवराय प्रथम के बाद पावर में आए देवराय द्वितीय। ये बुक्का राय के पुत्र थे और ये संगम डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर माने जाते हैं। देवराय द्वितीय को ये अच्छी तरह से मालूम था कि बहमनीस की सबसे बड़ी ताकत उनके मुस्लिम तीरंदाज और घुड़सवारों की वजह से थी। इसलिए देवराय द्वितीय ने कई सारे मुस्लिम तीरंदाजों को अपनी तरफ किया और उनके जरिए से अपनी सेना को तीरंदाजी की ट्रेनिंग दिलवाई और अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मुस्लिमों को भर्ती किया और उन्हें जागीर भी दी। और संगम बंद 1485 तक विजयनगर पर राज करते रहे और धीरे धीरे
संगम वंश का विजयनगर से कंट्रोल छूटने लगा और विजयनगर एम्पायर में अराजकता फैलने लगी। विजयनगर में फैली अराजकता को देखकर शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालूब ने 1485 ईस्वी में सालूब वंश की स्थापना की। नरसिंह ने नरसा नायक को चोल, पांड्या और चेरों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नरसा नायक ने इन्हें विजयनगर की सत्ता स्वीकार करने को मजबूर कर दिया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुलुप वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह के बाद उनका पुत्र कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठा। ये विजयनगर एम्पायर का सबसे महान शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। इनके ही दौर में ये साम्राज्य अपनी पीक पर था। डोमिंगो पेस जब हम्पी की तुलना रोम से कर रहे थे तब यहाँ कृष्णदेवराय का ही शासन था। उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी वे उन सभी में सफल रहे। उन्होंने ओडिशा के राजा को पराजित किया, विजयवाड़ा और राजमहेंद्री को भी अपनी सल्तनत में जोड़ लिया। कृष्णदेवराय ने कई सारे मंदिर और कुछ इमारतें भी बनवाई जो आप इन फोटोज में देख रहे हैं। और इन्हीं के शासन काल में तेलुगु साहित्य काफी फला फूला। कृष्णदेवराय ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे। पुर्तगालियों का व्यापार उन दिनों भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारिक केंद्रों के रूप में स्थापित हो चुका था। कृष्णदेवराय की 1529 में मृत्यु के बाद अच्युत देवराय और अलिया राम राय के बीच राज सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर दक्कनी सुल्तानों ने विजयनगर को काफी नुकसान पहुंचाया। 1542 में अच्युत देवराय की मृत्यु के बाद सदाशिव राम राय की मदद से सत्ता में आए। कहने को सदाशिव विजयनगर का शासक था, लेकिन सारी ताकत अरबिडु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय ने ही अरबिडु वंश की स्थापना करी थी। राम राय ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें जीत हासिल करी। राम राय ने बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को बुरी तरह जंगों में हराया। इन जंगों में मिली हार के बाद अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों ने एक महासेना का गठन किया और 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा के युद्ध में इन तीनों ने विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस युद्ध का जिक्र यूरोपीय यात्री सेबेल ने अपनी किताब विजयनगर ए फॉरगेटन एम्पायर में किया है। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने पेनुकोंडा को विजयनगर एम्पायर की राजधानी बनाया। बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद विजयनगर साम्राज्य लगभग 100 सालों तक अस्तित्व में रहा। अरबिडु वंश 7वीं शताब्दी के मध्य तक जीवित रहा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और विजयनगर एम्पायर कई सारे हिस्सों में टूट गया। और विजयनगर एम्पायर का सबसे आखिरी शासक श्रीरंग तृतीय हुआ और इस एम्पायर का ऑफिशियली अंत 1646 ईस्वी में हुआ।